हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एक्सीलरेशन इन एसएचएम क्या है और रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, एसएचएम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं और फिर एनर्जी इन एसएचएम क्या है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या, उसका मोशन कैसा होता है। ये तमाम सारी बातें सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्सीलरेशन इन एसएचएम? ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सीलरेशन इन एसएचएम। बच्चों हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन इन एसएचएम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्लियर है ना? तो लेट्स सी एक्सीलरेशन इन एसएचएम में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। द टाइम रेट ऑफ velocity in SHM is called acceleration in SHM। ओके प्यारे बच्चों, और इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट दिस? और इसकी यूनिट जो होगी वही आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट दिस? अब हम बात करते हैं बच्चों, एज पर डेफिनेशन इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज अल्फा इक्वल टू बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वेलासिटी वी। बट ध्यान दें बच्चों, वेलासिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ, इसको लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई। तो व्हाट वी गेट, अल्फा टू बी इक्वल टू इधर डी वी बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ओके बच्चों, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी एक्सीलरेशन अपने को दे सकता है। गॉट दिस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एज पर डेफिनेशन फॉर एक्सीलरेशन इन एसएचएम। गॉट दिस बच्चों? ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम क्या होता है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ध्यान देंगे, इससे हमने वेलोसिटी भी निकाला था, वेलोसिटी इक्वल टू आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके बच्चों, तो हम वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो अल्फा पता चल जाएगा। तो ऐसे में अल्फा इक्वल टू आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। गॉट दिस? तो इसके आगे हम क्या करेंगे बच्चों, इसे प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कांस्टेंट हमको हम बाहर लाते हैं, तो अल्फा इक्वल टू ए ओमेगा हो गया बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? तो देखो अगले स्टेप में क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू ए ओमेगा तो पहले से बाहर है और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा इस वाले का, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आ जाता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। अरे आया क्या तुम्हें? ओके, तो ध्यान देना बच्चों, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बट बच्चों अगर ध्यान दे पाए आप, तो यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपान ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई अपान ए। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा की जगह पर वाई अपान ए से ए कैंसिल कर दिया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाता है। क्लियर हो गई? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इन एसएचएम। गॉट दिस बच्चों? अब क्या करना है, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, एट वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज मीन पोजीशन। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो अल्फा देखो क्या आ जाएगा, समथिंग इंटू जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि ये एक्सीलरेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन जो कि मीन पोजीशन पर होता है। ठीक है? और इफ एट वाई इक्वल टू ए की बात करें, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, तो बच्चों अल्फा मैक्सिमम आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। गॉट दिस बच्चों? अब बात यहाँ पर आती है, जो माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है,
अल्फा में इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ध्यान देंगे। तो बच्चों यहाँ पर माइनस साइन ये बताता है, हियर माइनस साइन indicates that acceleration is always towards मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है या फिर हमेशा मीन पोजीशन की ओर होता है। गॉड दिस प्यारे बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर एक दो बातें और हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देंगे। क्लियर है? अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो हम बात कर सकते हैं प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकली क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये मिलेगा आपको अल्फा अपान वाई। क्लियर है? तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अपान वाई, और ओमेगा की जगह पर क्या होता है 2π/t इक्वल टू अंडर रूट एक्सिलरेशन अपान वाई। गॉट दिस? तो बच्चों यहाँ से हम अगर t निकालें तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π अंडर रूट आ जाएगा y अपान अल्फा, यानी कि t इक्वल टू आ गया बच्चों 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सिलरेशन। ये याद रखना है, क्योंकि अल्फा और वाई तो चेंज हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सिलरेशन है। और अगर यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/2π और अंडर रूट आ जाएगा एक्सिलरेशन अपान डिस्प्लेसमेंट। समका कि नहीं चमका भैया? ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। गॉट दिस? तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखना, और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर ये जो रिलेशन अपना आया ना भाई कि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसमें ओमेगा स्क्वायर तो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एक बात और यहाँ से आती है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों? ये जो है SHM की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कोई पार्टिकल अगर SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पार्टिकल पर लगने वाला एक्सीलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, जो इस बात को कंफर्म करता है कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, SHM है। तो ये SHM की प्राइमरी कंडीशन है, जो हम आगे ध्यान देंगे। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम आगे बात करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई कि वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई। क्लियर है बच्चों? तो अब हम बात करने वाले हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसका मोशन कैसा है, और अगर उसका मोशन SHM है तो फिर हम बात करेंगे कि उसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, और तमाम सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस समय उस पार्टिकल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी होती है और उसकी एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है। तो लेट्स स्टार्ट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो हम बात करने वाले बच्चों अब किसी भी पार्टिकल की एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी of a particle executing SHM। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ध्यान देना है, किसी SHM एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, और इन दोनों का जो सम है यही कहलाता है उसकी टोटल एनर्जी। गॉट दिस बच्चों? सॉरी। तो आइए देखते बात करते हैं। अ पार्टिकल in SHM has kinetic energy and potential energy both, and the sum of these two energies is its energy।
दैट इज हम कह सकते हैं एनर्जी इक्वल टू के प्लस यू। बोलो बात समझ आ गई बच्चों? ये टोटल एनर्जी होती है और इसकी यूनिट जूल होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एम आई क्लियर टिल नाउ? अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल का फाइंड आउट करेंगे, फिर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, सिंस वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम क्या पढ़ा हमने रिलेशन? v इक्वल टू हमने पढ़ा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे लोग हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो ये पूरा स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गया अपने पास बच्चों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो ध्यान दो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है? द वर्क डन अगेंस्ट restoring force against restoring force to displace a body, displace a body। ओके तो ध्यान देना सिंस F इक्वल टू होता क्या? m अल्फा। तो m हो गया अल्फा की जगह हमने पढ़ा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा था। तो F इक्वल टू क्या गया प्यारे बच्चों? माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हम लिखते हैं नाउ स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम 0 to y। कैसे आएगा बच्चों? डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा F इंटू माइनस ऑफ डी वाई। बच्चों माइनस साइन यहाँ पर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। गॉट दिस? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों? वैल्यूज रखते हैं। तो F इक्वल टू आ जाएगा ओके तो बच्चों यहाँ पर F की वैल्यू हम रख लेते हैं। F की जगह आ जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। गॉट दिस? ओके बच्चों तो अब हम लिखेंगे ये आ गया स्मॉल वर्क डन। अब हम लिखते हैं बच्चों नाउ टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम 0 to y। कैसे आएगा? W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to y डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू की औकात रख लेते हैं यहाँ से 0 से y। और ये आ जाएगा बच्चों देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। ठीक है तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। गॉट दिस? इसके आगे क्या करेंगे बच्चों हम लोग? इसके आगे अब हम देखेंगे कि एक स्टेप और लिखते हैं इसमें कांस्टेंट हमको बाहर करेंगे। तो m ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to y और y डी वाई हो गया। इक्वल लगाया मैंने कांस्टेंट हमको मैंने बाहर रखा m ओमेगा स्क्वायर y डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा दी हमने बच्चों 0 से y। अब हम क्या करेंगे इसी प्रॉपरली लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हाउ टू सॉल्व लिमिट आप सबको पता है। एक बार वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट रखते हैं उसके बाद लोअर लिमिट लगा देते हैं माइनस लगा कर। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? m ओमेगा स्क्वायर और देखो एक बार अपर लिमिट रखा तो वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2। तो वर्क डन आ गया बच्चों हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? और ये वर्क डन ही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो प्यारे बच्चों ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम करते हुए पार्टिकल की ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है अब अपन को ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की क्वेश्चन 1 में क्या करना? प्लेस कर देना। तो अब हम लिखते हैं नाउ टोटल एनर्जी इन एसएचएम
इक्वल टू के प्लस यू, तो के की वैल्यू ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इक्वल टू आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल, टोटल एनर्जी ई आ गया बच्चों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की ये टोटल एनर्जी का क्या आ गया बच्चों, एक्सप्रेशन आ जाता है। गॉट दिस। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी आ रहा है ना, इसमें कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट वाई का टर्म नहीं आ रहा है। इट मीन्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई, वाई पर डिपेंड नहीं करता। गॉट दिस। अब ध्यान देना है, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। सिंस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसमें y को 0 रख दें, दैट इज एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा प्यारे बच्चों लोग, ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये जो देखा जाए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो इस टोटल एनर्जी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। गॉट दिस, समझ गए प्यारे बच्चों। और ध्यान देना है, अगर हम बात कर लें y इक्वल टू ए पर, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लें, तो देखो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ जाएगी और 0 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात कर लें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो u इक्वल टू क्या आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अगर हम बात करें एट मीन पोजीशन दैट इज y इक्वल टू 0 पर, तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम आएगी और कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि आप देखेंगे मीन पोजीशन पर पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, कितनी होती है, 0 होती है। अब यहीं पर हम बात कर लें एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट y इक्वल टू ए, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर u क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि टोटल एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा। गॉट दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। लेकिन मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में हर जगह काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, और उन दोनों का सम हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के क्या रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर अगर बात करें, आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी, ठीक है, मीन पोजीशन पर 0 रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे मीन पोजीशन पर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। ओके बच्चों, तो लेट्स सी ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम की बात करने चल रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और अगर ये बात समझ आ गई है तो इसी से रिलेटेड है। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तो लेट्स सी, तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स सी ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान देना है, एनर्जी को वाई एक्सिस पर रखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं। ये है मेन पोजीशन, ठीक है, इधर की तरफ हमारा वाई है और इधर की तरफ हमारा माइनस वाई है, ठीक है।
तो देखो मीन पोजीशन पर मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर 0 हो गई और इधर की तरफ गई, और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, इधर की तरफ गई और यहाँ पर आकर के फिर से इधर आ जाती है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, ये है पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ठीक है। और ये है जो ये एनर्जी एक्सिस है, ये मीन पोजीशन है, ये y इक्वल टू प्लस का ए है, ये y इक्वल टू माइनस का ए है। गॉट दिस बच्चों? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इन SHM। ओके, एम आई क्लियर टिल नाउ? तो आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो लेट्स सी, हम बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चन की। हमने कह दिया फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM where its half energy is kinetic and rest half is potential energy। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो पर्टिकुलर पोजीशन बतानी है, लोकेशन बतानी है जहाँ पर SHM करते हुए पार्टिकल की आधी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में हो और आधी एनर्जी किसके फॉर्म में हो बच्चों, पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब आधी एनर्जी काइनेटिक हो जाए और आधी क्या हो जाए, पोटेंशियल हो जाए, मतलब दोनों बराबर बराबर हो जाए, ठीक है। तो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। तो देखो k इक्वल टू क्या आ गया, u, और k की वैल्यू पता है, फार्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर से तो हम हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, जो बचता उसे हम बचा लेते हैं। तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, उधर ले जाओ तो 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों a स्क्वायर अपान 2, इसका मतलब y आ गया प्लस माइनस a अपान रूट 2। गॉट दिस? इसका मतलब ये वो लोकेशन है जहाँ पर SHM करते हुए पार्टिकल की आधी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में होती है और आधी पोटेंशियल के फॉर्म में होती है। मे आई क्लियर टिल नाउ बच्चों? एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं इसी से रिलेटेड सॉरी। तो देखिए क्या होगा इसमें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM वेयर, फर्स्ट पार्ट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी हो जाए, और दूसरा पार्ट ये है कि जहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी हो जाए। क्लियर है बच्चों? समझ गए? तो ऐसे में कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। पहले पार्ट के लिए हम बात करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा आपने, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो गया। टोटल एनर्जी क्या बच्चों, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो हाफ से तो हाफ कट गया, m ओमेगा स्क्वायर से m ओमेगा स्क्वायर कट गया, बचा लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर। गॉट दिस बच्चा लोग? अब क्या करना है बच्चों, ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस का हो गया, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व कर दिया तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ गया, 3a स्क्वायर बाई 4। तो बच्चों वाई क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 4। तो इसका मतलब हो गया वाई इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √3/2a, √3/2a। गॉट दिस? तो इन लोकेशंस पर आप देखेंगे पार्टिकल की
काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की 1/4 रहेगी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बच्चों कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी की 1/4 है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी क्या पढ़ा आपने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर बाई 4। तो वाई क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब वाई इक्वल टू आ गया प्लस माइनस ए अपॉन 2। गॉट दिस बच्चों? सो दिस इज द लोकेशंस वेयर द पार्टिकल हैज इट्स पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। एम आई क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। गॉट दिस? तो लेट्स सी, अब हम आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन SHM is given by a relation, मान लो ये दे दिया गया आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी एक्स, ये दे दिया गया और कहा गया वेयर बी इज कांस्टेंट एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड टाइम पीरियड टी। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दो। ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है ना, ये अल्फा लिखा हुआ है। तो अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी एक्स। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ बी एक्स आ गया। बी कांस्टेंट है तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। इससे पता चला कि द मोशन इज SHM। मोशन कैसा बच्चों, SHM है। अब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्स अपॉन अल्फा क्या मिल जाता है, 1 अपॉन बी आ जाता है न्यूमेरिकली। और से टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, इट मीन्स टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन बी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर टिल नाउ? इतनी बात समझ आ रही बच्चों? तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब हम बात करेंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था आपका टाइम पीरियड पर बेस्ड और एनर्जी और टोटल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। गॉट दिस? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं अब कि सिंपल पेंडुलम क्या है और उसका मोशन कैसा है और उसके मोशन का टाइम पीरियड भी हम निकालने वाले हैं और देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है वो किन किन अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके बच्चों, तो लेट्स सी, हम लोग आगे बात कर लेते हैं अब। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। ओके, तो आइए देखते हैं सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम बच्चों ध्यान देना, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। व्हेन अ स्मॉल बट हैवी metallic sphere is suspended with a string from a rigid support, then arrangement is called सिंपल पेंडुलम। क्या कहलाएगा बच्चों, सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। ओके, कहने का मतलब ये है, जैसे ये मान लिया हमने एक रिजिड सपोर्ट है
ओके बच्चों, यहाँ से हमने किसी थ्रेड से ऐसे एक छोटा बट हैवी बॉब लगा दिया, यहाँ पे हैंग करा दिया, तो ये इसकी है मीन पोजीशन। ओके, किसी टाइम टी पर इसे डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाके छोड़ दिया जाता है। तो ये जो वर्टिकल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है बच्चों, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मान लिया क्या है, एल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आएगा तो पार्टिकल का वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड करेगा mg, क्लियर है। और ये टेंशन इन द थ्रेड मान लेते हैं टी डैश है। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, और ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जो कि हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। गॉट दिस। तो mg का एक कंपोनेंट आ गया प्यारे बच्चों mg कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा जो क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। क्या हो गया प्यारे बच्चों, mg साइन थीटा हो गया। ओके, एम आई क्लियर, समझ आ गई बात। तो अब ध्यान देना बच्चों, कैसे करेंगे इसको हम लोग। अब आपको क्या करना है, ये जो mg के दो कंपोनेंट है ना, इन्हीं में से एक कंपोनेंट mg कॉस थीटा टेंशन टी डैश को बैलेंस करेगा, और दूसरा जो mg साइन थीटा ये रेस्टोरिंग फोर्स देगा। तो ध्यान देंगे, एज शोन इन फिगर कामा mg cos थीटा balances tension in the thread T dash, while mg sin theta provides required restoring force। क्या देता है बच्चों, ये रेस्टोरिंग फोर्स देता है। समझ आ रही इतनी बात। दैट इज हम लिख सकते हैं कि जो एफ है वो कहाँ से मिलेगा, माइनस ऑफ mg साइन थीटा से मिलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों बात ये। अब एफ की जगह लिखेंगे हम m अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ mg, और थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम केवल थीटा लिख सकते हैं। गॉट दिस, इतनी बात समझ आ रही बच्चों। अब क्या करना है, m से m कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जी इंटू थीटा। अब थीटा क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, यानी कि x अपान एल आ जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल टू x अपान एल। गॉट दिस। तो बच्चों g फिक्स है और l फिक्स है, तो अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस जी अपान एल इंटू में x। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। ओके प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर g और l क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो जब ये दोनों फिक्स है तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। इससे पता चलता है कि इसका मोशन कैसा है, SHM। सो इट्स मोशन इज SHM। मोशन कैसा हो गया, SHM हो गया। यानी कि इस बॉब को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो इस मीन पोजीशन की टू एंड फ्रो SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों, x अपान अल्फा इक्वल टू आ जाएगा L अपान जी। ये हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, क्लियर है, तो न्यूमेरिकली ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे नाउ इट्स टाइम पीरियड। अब हम बात करेंगे बच्चों इसके टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सीलरेशन। तो ये पता चल गया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। तो यहाँ से बच्चों ये टाइम पीरियड आ जाता है, क्लियर है। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n इक्वल टू 1 अपान टी होता है। तो n या f से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपान 2 पाई और अंडर रूट जी अपान एल हो जाएगा। क्लियर है बात बच्चों। तो ये आ गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। गॉट दिस। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखो बच्चों, इस टाइम पीरियड के फार्मूले में कहीं पर भी मास ऑफ बॉब नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये जो टाइम पीरियड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जैसे आप झूला झूल रहे हैं और आपके साथ कोई आप वाला या आप वाली आके चिपक जाए
तो उसका टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, क्योंकि मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जितने टाइम पीरियड, जितनी फ्रीक्वेंसी से पहले ऑसिलेट कर रहा था, स्विंग कर रहा था, उतना से अभी भी करता रहेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है बच्चों, ध्यान देना है, टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल है अगर जी क्या रहे उस लोकेशन पर कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल लगेगा T1 अपान T2 इक्वल टू अंडर रूट L1 अपान L2 से। ठीक है बच्चों, और ध्यान देना है, जैसे जैसे L बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब मोशन स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मोशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास दो पेंडुलम है, एक कम लेंथ का है, एक बड़ी लेंथ का है। तो बड़ी लेंथ वाले का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा मतलब उसका मोशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे मोशन करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दे पाएंगे प्यारे बच्चों, टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट जी होगा अगर वहाँ पर क्या चीज़? लेंथ कांस्टेंट हो जाए। तो आप देखेंगे T1 अपान T2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट G2 अपान G1। इन सब पर न्यूमेरिकल लगेंगे। गॉट दिस बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मान लो आप अर्थ सरफेस पे हो जहाँ पर जी मैक्सिमम होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी स्मॉल जी घटता है, अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो भी स्मॉल जी घटता है। तो जहाँ पर स्मॉल जी घटेगा वहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जी जहाँ कम होगा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब फिर से मोशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। गॉट दिस बच्चों? इसीलिए जो पेंडुलम क्लॉक होती हैं उसे किसी कोल माइन में ले जाया जाता है या माउंटेन पर ले जाया जाता है तो वो सुस्त हो जाती हैं, यानी कि वो डिले चलती है। क्लियर है बच्चों? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।